हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी। दिस इज लेसन 2 ऑफ यूनिट 4, ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स। फिस्कल पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई लैकिंग नहीं बर्दाश्त की जा सकती, कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जा सकती, क्योंकि ये वो टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी के बारे में। सवाल ये आता है बार बार कि जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के जरिए उनको किस तरह अचीव करेगी। फिस्कल पॉलिसी इज वन ऑफ द फेमस पॉलिसी थ्रू आउट एनी गवर्नमेंट, थ्रू आउट एनी इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है, बहुत इसका इम्पैक्ट भी है। तो फिस्कल पॉलिसी पर आप खास तौर पर तवज्जो देंगे और इसको बार बार देखेंगे और सही से याद करेंगे। क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चंस हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो। फिस्कल पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंस पर अभी तक इतनी लंबी तकरीर ये मैंने बस यही की है, तो आप खुद समझ लें। फिस्कल पॉलिसी पे आ जाते हैं। आपने सुना होगा हर साल, जैसे अब भी जून चल रहा है और गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में वो बजट अनाउंस करने वाली है। और बजट होता क्या है, ये देखें मैंने क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट्स बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान। वैसे तो बिजनेस या इको में कहीं ना कहीं, बिजनेस में खास तौर पर आपने बजट के लफ्ज का मतलब तो पढ़ लिया होगा। बजट का मतलब गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि एंटिसिपेटेड टैक्स रेवेन्यूज कितने आएंगे, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट क्या एंटिसिपेट कर रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितना टैक्स रेवेन्यू जमा होगा। और फिर गवर्नमेंट को खर्चा कितना करना होगा और कहाँ कहाँ करना होगा। ये जो फाइनेंशियल प्लान है इसे बजट कहते हैं। और इसी बजट को जब मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो वो फिर फिस्कल पॉलिसी कहला रही है। बजट इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट which shows how much tax revenues will be collected and where those tax revenues will be spent। कि नए साल में कितने टैक्स रेवेन्यूज जमा होंगे, कहां कहां से होंगे और कहां कहां खर्च होगा। बजट इज दैट डॉक्यूमेंट। The document gives details about nature of taxes। प्रोग्रेसिव टैक्सेस होंगे, रिग्रेसिव होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे। रेट ऑफ टैक्सेस क्या होंगे, हाई होंगे, लो होंगे, ये सब भी बजट से आपको पता चलेगा। और ऑब्वियसली बजट आपको ये भी बता रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का साइज क्या होगा और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करेगी। और इन तमाम चीजों को करते हुए वो जब मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करेगी, यानी कि लो इन्फ्लेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देन दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले मैंने यहाँ ये डिस्कस किया हुआ है कि गवर्नमेंट क्यों खर्च करती है पैसा। तो जाहिर बात है कि पैसा खर्च करने की एक रीजन ये है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, आई मीन टू से लास्ट लेसन में, मैंने आपको ये बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। सी इज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। फर्म्स का एक्सपेंडिचर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, मशीन पर, टेक्नोलॉजी पर, रॉ मटेरियल पर, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, सीमेंट खरीद रही है, कंक्रीट खरीद रही है रोड्स बनाने के लिए, वगैरह वगैरह, वर्कर्स को हायर कर रही है। एक्सपोर्ट्स का मतलब है जो फॉरेनर्स हमारे गुड्स खरीद रहे हैं, माइनस इम्पोर्ट्स इसलिए कि हम भी उनके गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए हम एक्स में से एम माइनस कर दें। तो ये था एग्रीगेट डिमांड। अब गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट अचीव करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी होगी। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट खुद पैसा स्पेंड करेगी। मिसाल के तौर पर सब्सिडीज देगी, मिसाल के तौर पर मेरिट गुड्स प्रोड्यूस करेगी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर पैसा लग रहा होगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इनकम इनक्वालिटी कम हो, पॉवर्टी कम हो, ताकि लोअर इनकम ग्रुप्स को, पुअर्स को
मॉनेटरी बेनिफिट्स दे सके या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे सके। तो दीज आर द रीजंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आ जाता है ट्रांसफर पेमेंट। अब इस बात को समझ लें, ए लेवल्स तक ये लफ्ज सुनते रहेंगे आप, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट हम किसी भी ऐसी पेमेंट को कह रहे हैं जो किसी गुड या सर्विसेज के अगेंस्ट नहीं, ऐसे ही फ्री दिया जा रहा है। मैं जो अपने बच्चों को पैसे दे रहा हूं पॉकेट मनी, वो फ्री है, दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज दे रही है इकोनॉमी में, क्योंकि वो उसको वापस नहीं ले रही, और जिन फर्म्स को सब्सिडीज दे रही है उनसे कुछ मांग नहीं रही, इसलिए ये तमाम चीजें ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट आर यूज्ड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम or to help some businesses for economic reasons. These are the payments where government receives nothing in exchange, they are just transfers. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जॉब सीकर्स को मिल रहे हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, रिटायर्ड लोगों को पेंशन दे रही है, और बिजनेसेस को सब्सिडीज दे रही है, फाइनेंशियल हेल्प या नॉन फाइनेंशियल हेल्प, ताकि वो अपना बिजनेस चला पाए एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। फिर इस पे मैं ज्यादा खर्च नहीं करूंगा टाइम, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल लाइक स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स। मेरिट गुड्स आर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये भी गवर्नमेंट का काम है प्रोवाइड करना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मार्केट फेलियर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। तो गवर्नमेंट को पैसे इसलिए भी चाहिए, गवर्नमेंट खर्च इसलिए भी कर रही है ताकि पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस कर सके, मेरिट गुड्स प्रोड्यूस कर सके। फिर हम इस चीज पर आ गए कि गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगा रही है। इसका सीधा जवाब तो ये है कि भाई जाहिर बात है कि जब गवर्नमेंट ने खर्चा लग करना है तो जाहिर बात है वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे टैक्सेस से आएंगे। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, ट्रांसफर पेमेंट्स देने के लिए, पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, मेरिट गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और वो टैक्सेस से ले रही है। ठीक है, और फिर अपने डेट्स को रीपे करने के लिए, डेब्स लिख दिया है मैंने गलती से, डेट्स यानी कि जो पास्ट में उधार ले रखा है गवर्नमेंट ने, उसको भी पे ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए। फिर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस खास तौर पर इसलिए बढ़ा रही होती है ताकि लोगों की, गौर से सुनिएगा बात, डायरेक्ट टैक्सेस खास तौर पर इसलिए लगा रही होती है ताकि लोगों की आफ्टर टैक्स इनकम कम हो, एग्रीगेट डिमांड कम हो, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो और इंपोर्ट्स कंट्रोल। आपको पता ही है, पिछली स्लाइड्स में ये बात डिस्कस कर चुका हूं मैं, कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इंपोर्ट्स पे प्रेशर आता है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए बास टाइम गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएगी ताकि लोगों की आफ्टर टैक्स इनकम कम हो जाए और लोग इतना ज्यादा खर्च ना कर पाए। फिर टैक्सेस गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक फेलियर्स यानी मार्केट फेलियर्स को भी ओवरकम करने के लिए लगाती है, जैसे डीमेरिट गुड्स को डिस्करेज करने के लिए, या अगर कोई फर्म पोल्यूशन कर रही है तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है एज अ पेनल्टी, ताकि वो जो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रही है वो कंट्रोल हो सके। तो दीज आर द रीजंस फॉर टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं जनाब? डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस व्हिच आर लेवीड ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। जो टैक्सेस इनकम्स पे लग रहे हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर इनकम टैक्सेस, जबकि बिजनेस से जो टैक्सेस ले रही है गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस, दे आर कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम तीन किस्म के होते हैं, प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव, प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगी, यानी कि एवरेज टैक्स रेट हमेशा मार्जिनल टैक्स रेट से कम। अब ये मैं इसकी तफसील में जा नहीं सकता, ओ लेवल्स में है नहीं ये, एस लेवल में जाके आप ये पढ़ेंगे कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है। अभी ये बस ये इस तरह से आसानी से बता देता हूं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे अगर टैक्स रेट बढ़ा रही है गवर्नमेंट, यानी लोअर इनकम ग्रुप्स पे लोअर और हायर इनकम ग्रुप्स पे हायर, तो दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जबकि रेग्रेसिव उसका उल्टा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो रेट ऑफ टैक्स कम हो रहा है, उसे हम रेग्रेसिव टैक्सेस कहते हैं। जबकि प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम का मतलब है कि फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेस गवर्नमेंट यूजुअली बूमिंग इकोनॉमी में लगा रही होगी, जब लोग पैसा बहुत कमा रहे होंगे, और गवर्नमेंट को खतरा ये होगा कि पैसा बहुत कमा रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ाने लगती है,
हायर इनकम ग्रुप्स पर ज्यादा, ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच लिया जाए और वो बहुत ज्यादा स्पेंड ना कर सके। जबकि रिग्रेसिव टैक्सेशन में हायर इनकम ग्रुप्स को इन एडवांटेज दे रही है, क्योंकि रिग्रेसिव टैक्सेशन होगी रिसेशन में, जब इकोनॉमी के हालात खराब होंगे, बिजनेसेस बंद हो रहे होंगे, तो बिजनेसेस को इंसेंटिव्स देने के लिए गवर्नमेंट ये करेगी कि उनसे ये कहेगी कि जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा, गवर्नमेंट रेट ऑफ टैक्स कम करती चली जाएगी आपको इंसेंटिव देने के। ठीक है, तो ये थोड़ी डिटेल थी प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट टैक्स की। फिर मैं आ जाता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मैं बच्चों से कहता हूँ सबसे अच्छा तरीका है, इसको इस तरह याद कर लो, टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टैक्स। कि जब भी इंडिविजुअल या फर्म्स स्पेंड कर रही होंगी, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, या सुपर स्टोर से सामान खरीद रहे हैं, उस वक्त जो टैक्स लग रहा है आपके ऊपर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड इज एन एक्सपेंडिचर टैक्स। या कोई फर्म अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीद रही है, उस टाइम पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स का लफ्ज इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि काफी मिसलीडिंग है, क्योंकि उसका मतलब ये ऐसा लगता है कि सेल्स के टाइम पे, जबकि बात ये हो रही है कि परचेज के टाइम पर जो टैक्सेस लग रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स खरीद रहे हो, परचेजेस कर रहे हो, या बिजनेसेस वो परचेजेस कर रहे हो, परचेज के टाइम पे जो टैक्सेस लग रहे हैं दे आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेल्स टैक्स आर मिसलीडिंग टर्म। इनडायरेक्ट टैक्सेस तीन किस्म के होते हैं, जनरल, स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम। जनरल एक नॉमिनल सी परसेंटेज, हर चीज खरीदने पर जो लग रही है छोटी छोटी, वो जनरल टैक्सेस कहलाते हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेज होती है, जनरली सब चीजों पर लगा। स्पेसिफिक टैक्सेस का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नेचर ऑफ टैक्स, जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो स्पेसिफिक टैक्स है। आमतौर से स्पेसिफिक टैक्स अमाउंट होते हैं टैक्स का, परसेंटेज नहीं होती। देखिए जनरल और एड वैलोरम जो है वो परसेंटेज है, 5% टैक्स, 10% टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जो है वो परसेंटेज नहीं है, एक फिक्स अमाउंट है कि जी मोबाइल खरीदना है, तो गवर्नमेंट ने 5,000 रुपए का टैक्स फिक्स कर दिया उसके ऊपर, कि 5,000 रुपए हर मोबाइल की खरीदते वक्त गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी 5,000। वो परसेंटेज नहीं है मोबाइल फोन की प्राइस का। जबकि जनरल और एड वैलोरम जो है वो परसेंटेजेस हैं, ये याद रखें। एड वैलोरम क्या होता है? प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जैसे किसी चीज की असेस्ड वैल्यू, उसकी प्राइस बढ़ रही है, वैल्यूज है, जो चीज जितनी ज्यादा कीमती है और लोग खरीद रहे हैं, उतना उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस हाई लग रहे हैं। और जो चीज जितनी सस्ती है वो जब खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस कम लग रहे हैं, तो उसको हम एड वैलोरम टैक्सेस कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पर। इसको हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के नाम से, इस टॉपिक को कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड टैक्स। ठीक है, एक गुड टैक्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले फेयरनेस, राइट। फेयरनेस से क्या मुराद है? कि एबिलिटी टू पे के हिसाब से टैक्स लगाया जाए। जिनकी टैक्स पेइंग एबिलिटी हायर है उनसे हायर टैक्स लिया जाए, और जिसकी इनकम कम है उससे कम टैक्स लिया जाए। तो टैक्स शुड बी फेयर। देन टैक्स शुड बी सर्टन। ऐसा नहीं कि बार बार चेंज हो रहा हो, लोगों को पता ना हो, लोगों को क्लियर पता हो कि क्या टैक्स लग रहा है, क्या होगा। Certainty of a tax means that a taxpayer should be clear about amount of tax to be paid, method of the payment, and time of payment. कब देना है, कैसे देना है, एम्बिग्यूटी ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, टैक्स पेमेंट सिस्टम में कितना टैक्स लग रहा है वगैरह वगैरह, राइट। और टैक्स कलेक्शन की जो पे कॉस्ट है वो कम से कम आ रही, और सर्टेनिटी हो। फिर कन्वीनियंस हो, टैक्स कैलकुलेट आसानी से कर सके लोग, उन्हें पता हो।
मेथड ऑफ पेमेंट आसान हो, टाइम आसान हो। जितनी ज्यादा कन्वीनियंस होगी टैक्स पे करने में उतना लोग टैक्स देंगे। जितना टैक्स पे करना इनकन्वीनियंट होगा लोग टैक्स नहीं देंगे। अगर टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो जाहिर बात है कि लोग टैक्स पे करना अवॉइड करेंगे। फिर एफिशिएंसी ऑफ टैक्स से मुराद ये है कि लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नमेंट जिन चीजों के लिए टैक्स ले रही है वहां लगा रही है नहीं लगा रही, क्या वो इकोनॉमिक वर्किंग को इम्प्रूव कर रही है नहीं कर रही, बिजनेस को इम्प्रूव कर रहा है वो टैक्स या नहीं कर रहा, इकोनॉमी को ओवरऑल बेनिफिट कर रहा है वो टैक्स या नहीं कर रहा। ये सब टैक्स की एफिशिएंसी में आ जाता है, राइट। अगर कोई टैक्स किसी मार्केट की वर्किंग को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड टैक्स। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होगी क्या, फिस्कल स्टांस क्या होगा। फिस्कल स्टांस कहते हैं फिस्कल ऑब्जेक्टिव को। यह और बात है कि फिस्कल स्टांस का काफी टेक्निकल मीनिंग है और वो हम यूजुअली ए लेवल्स में डिस्कस करते हैं, ओ लेवल्स में डिस्कस नहीं करते, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि फिस्कल स्टांस का मतलब ये होता है कि जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी वो कितनी डिफ्लेशनरी या एक्सपेंशनरी है, एग्रीगेट डिमांड उससे कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी, इकोनॉमी के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को वो बढ़ाएगी या कम करेगी। दैट इज फिस्कल स्टांस। और फिस्कल स्टांस होते हैं तीन: एक्सपेंशनरी यानी कि रिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और बैलेंस्ड बजट। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको समझेंगे। सबसे पहले आ जाए रिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब अडॉप्ट होगी? रिसेशन के टाइम पर, डिमांड डेफिशिएंसी के टाइम पर, जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा फॉल हो जाए, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे, जीडीपी गिरने लगे, टेक्स्ट आपके सामने मौजूद है, तो गवर्नमेंट को फिर उस मसले को एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के रिवाइव कराना है। मिसाल के तौर पे अगेन मैं रिकॉल करूंगा कोविड को। कोविड में क्या हुआ था? तमाम बिजनेस एक्टिविटी एकदम बंद हो गई थी, लोग घरों में बंद हो गए थे, सिर्फ बेसिक चीजें लोग घर पे डिलीवर करा रहे थे, खाना पीना। पास केसेस में तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो नतीजा क्या निकला था कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तकरीबन हर चीज की डिमांड तकरीबन जीरो हो गई थी, जिसकी वजह से फर्म्स शट डाउन होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हुई। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट को डिमांड रिवाइव करनी होगी। और जाहिर बात है कि रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स तो आएंगी नहीं, पहले ही धंधा मंदा चल रहा है, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स वैसे ही नहीं हो रही हूँ, तो वाहिद इंजेक्शन क्या रह जाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, पैसे आने की रीजंस इकोनॉमी में तीन होती हैं: या तो इन्वेस्टमेंट से आता है पैसा, या एक्सपोर्ट से आता है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आता है। रिसेशन में ना एक्सपोर्ट्स हो रही है ना इन्वेस्टमेंट हो पा रही है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही वाहिद रास्ता है एग्रीगेट डिमांड को रिवाइव करने का। गवर्नमेंट क्या करेगी उसके लिए? डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन फिर याद करें, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जी क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और जब डायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे तो लोगों की आफ्टर टैक्स इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन कम होगा, बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। देखें यहाँ दिखाया हुआ है मैंने, डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्सेस जब कम होंगे तो आफ्टर टैक्स इनकम बढ़ेगी, आफ्टर टैक्स इनकम इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस की बढ़ेगी, तो इंडिविजुअल्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। दे बोथ आर द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी उससे। जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो फर्म्स प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और मजीद वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, बिकॉज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस आई। फिर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और उससे जीडीपी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम। फॉर द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट कैन इवन बजट फॉर अ डेफिसिट। अब इस बात को समझ, बजट डेफिसिट कहते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है, उतने टैक्सेस हैं नहीं गवर्नमेंट के पास, पैसा उतना नहीं है,
स्पेंड ज्यादा कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रेवेन्यूज आए हुए हैं उससे ज्यादा है। तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड अ बजट डेफिसिट। और जारी बात है कि जब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट इनकर कर रही है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा और टैक्सेस कम, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। जारी बात है कि स्पेंड ज्यादा कर रही है, पैसे इतने हैं नहीं, तो बोरो करना पड़ेगा। एंड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेट हो गया। आसान था मुश्किल था? अच्छा, क्यों? फिर तो आपकी को क्यों नहीं बताया? वो फोन करो। अब तो लिख ली। बेटा वो वर्क फ्रॉम होम पे है, कांटेक्ट करो उनसे 12 1 बजे, चीजों को फाइनलाइज करो। ठीक, तो जमा हो गया। तो पता क्या चला कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि एक इंजेक्शन है बढ़ रहा है, और टैक्सेस जो कि एक लीकेज है वो कम हो रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और गवर्नमेंट बजटिंग फॉर अ डेफिसिट कर रही है। अगर गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड तेजी से रिवाइव करनी है, तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, रिसेशन से निकलना है, इकोनॉमी को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है, तो गवर्नमेंट बजटिंग फॉर अ डेफिसिट कर रही है। अब ये और बात है कि बाज इकोनॉमिस्ट इसके खिलाफ बोलते हैं और बाज इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में बोलते हैं। जॉन मिनेट केन्स की जब हम बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली डेफिसिट के बारे में पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है कि गवर्नमेंट डेफिसिट क्रिएट करेगी तो एग्रीगेट डिमांड तेजी से रिवाइव होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इकोनॉमी तेजी से जगह पे आएगी। जबकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो नहीं चाहते कि बजटिंग फॉर अ डेफिसिट हो। अब ये क्या डिबेट है ओ लेवल्स में, ये इतना है भी नहीं, और ए लेवल्स में आप इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर आ जाता है डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये ऑपोजिट है और ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। यहाँ सिचुएशन उल्टी है। यहाँ मसला ये है कि एग्रीगेट डिमांड हाई होने की वजह से, वहां क्या प्रॉब्लम था, एग्रीगेट डिमांड लो थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव जा रहा था। अब क्या सिचुएशन है कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, और जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और इंपोर्ट्स बढ़ने लगती है। ठीक है ना, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और इंपोर्ट्स बढ़ने लगती हैं, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम करो। ठीक है ना, केनेजियन सोल्यूशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड को कम करो। जब जीडीपी ग्रोथ लो था, अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी, तो केनेजियन सोल्यूशन ये था कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ। लेकिन अब इन्फ्लेशन का मसला है और इंपोर्ट्स बढ़ रही है, तो अब एग्रीगेट डिमांड कम करो। और उसके लिए करना वही है, उसका उन तमाम चीजों का ऑपोजिट। अब डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देगी गवर्नमेंट, ताकि लोगों की आफ्टर टैक्स इनकम कम हो जाए, कंजम्पशन गिरे। कंजम्पशन गिरेगी तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो इन्फ्लेशन कम हो। क्योंकि सारी बात है, जब लोग, एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब ये है कि अब इतना एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, लोग इतनी स्पेंडिंग नहीं कर रहे, तो प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, या एटलीस्ट जितने रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो रेट कम होना शुरू हो जाएगा। प्लस ये कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने से इंपोर्ट्स कम होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी लॉन्ग रन। इंपोर्ट्स क्यों बढ़ रही है, कम हो रही है? क्योंकि जब आपकी आफ्टर टैक्स इनकम कम हो रही है तो आप उतना इंपोर्ट करने की पोजीशन में ही नहीं रहे, तो इंपोर्ट्स कम हो रही है। जबकि जब ओवरऑल डिमांड कम हो रही है तो एक्सपोर्टर्स मजबूर हो जाएंगे कि जब लोकल मार्केट में नहीं बिक रहा तो वो एक्सपोर्ट मार्केट्स तलाश करें। इसी तरह गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यू कैन सी इन द इक्वेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब कम हो रहा होगा तो गवर्नमेंट अपने इंपोर्ट्स पे से भी एक्सपेंडिचर कम करेगी और लोकल गुड्स पे से भी कम करेगी। लोकल गुड्स से कम करेगी तो एक्सपोर्ट्स के लिए स्पेयर कैपेसिटी बढ़ रही।
अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो फिर गवर्नमेंट बजटिंग फॉर अ सरप्लस करेगी। बजटिंग फॉर अ सरप्लस बजट डेफिसिट का ऑपोजिट है। बजट डेफिसिट में गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही थी, टैक्सेस कम लगा रही थी। बजट सरप्लस में गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा जमा कर रही होगी, लोगों से डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा ले रही होगी, इंडिविजुअल से भी, फर्म से भी, और स्पेंड कम कर रही होगी। दैट इज कॉल्ड बजटिंग फॉर अ सरप्लस। और जब बजटिंग फॉर अ सरप्लस करी होगी तो उसके पास पैसे बच रहे होंगे और उससे वो उधार उतारेगी जो उसने पहले लिया था। राइट, जो सरप्लसेस बच रहे हैं उससे वो पुराना उधार उतारेगी और उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेट रीपेमेंट। कि जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर डेट था गवर्नमेंट उसको रीपे कर रही है, या अक्सर हम इसको पब्लिक सेक्टर डेट रिटायरमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब यहां मैंने कोई मुश्किल बात नहीं है, घबराइएगा नहीं। इस स्लाइड को देखकर दो डायग्राम्स बनी हुई है सिंपल। यहां पर सिंपली मैंने डायग्रामेटिकली भी इफेक्ट दिखा दिया एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रही है। आप देखें ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड ये था, प्लीज गौर से देखें, टॉपिक खत्म होने वाला है, परेशान ना हो। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है ओरिजिनल, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। प्राइस लेवल ये था, नेशनल आउटपुट ये था। ये याद रखें कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए डायग्राम बना रहे होते हैं तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी नहीं आती बल्कि रियल जीडीपी आता है, और रियल जीडीपी को हम डिनोट करते हैं वाई से, और वाई एक्सिस पे आता है प्राइस लेवल। और एग्रीगेट डिमांड आता है, डिमांड नहीं आता, और एग्रीगेट सप्लाई आती है, सिर्फ सप्लाई नहीं आती। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि वहां था डिमांड, यहाँ है एग्रीगेट डिमांड मैक्रो में, वहां था सप्लाई, यहाँ है एग्रीगेट सप्लाई, वहां थी सिर्फ प्राइस, यहाँ है प्राइस लेवल, वहां था आउटपुट यानी कि क्वांटिटी, यहाँ है रियल जीडीपी जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस लेवल पी था, ओरिजिनल आउटपुट वाई था। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई गवर्नमेंट ने तो नेशनल आउटपुट तो बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम हो गया, लेकिन साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन, जो कि उसका साइड इफेक्ट है। जबकि अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाह रही है, या सेकंड डायग्राम देखें आप, एग्रीगेट डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट कराना चाह रही है। डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर बढ़ा रही होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही होगी, और जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा तो उससे फायदा ये होगा कि प्राइसेस कम होंगी, यानी कि इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन नुकसान ये हो रहा होगा कि नेशनल आउटपुट फॉल हो रहा होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जब कम हो रही है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो रही है, तो फर्म्स आउटपुट पे कट बैक कर रही होंगी, जीडीपी गिर रहा होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होगा। अब यहां से आप मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी समझ सकते हैं कि अगर डिमांड साइड पॉलिसीज से आप देखें, जब हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, इंपोर्ट्स कम हो सॉरी, जब हम चाहते हैं कि जीडी फर्स्ट डायग्राम में, जब हम चाहते हैं कि जीडीपी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इंपोर्ट्स बढ़ रही है। और अगर हम एग्रीगेट डिमांड को कम करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो हम देखते हैं कि जीडीपी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिमांड साइड पॉलिसीज किसे किसे कहते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड को कम ज्यादा करने की पॉलिसीज हैं। तो डिमांड साइड पॉलिसीज का नुकसान ये है कि वो एक दो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगी तो किसी एक दो ऑब्जेक्टिव्स को वो खराब भी कर रही होगी। यही डिमांड साइड पॉलिसीज का प्रॉब्लम है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि सप्लाई साइड पॉलिसीज आर समटाइम्स बेटर बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट, जबकि डिमांड साइड में ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है कि उससे डिमांड साइड पॉलिसीज बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह है कि कोई एक काम सही कर रही होंगी तो कोई दूसरा काम खराब भी कर रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपने बहुत जान लगानी है, बार बार देखना है, बार बार सुनना है, रिवाइज करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यही फायदा है, तो प्लीज इस बात को समझें और रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।